नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एवं साइबर एक्सपर्ट। तो आज का विषय महत्वपूर्ण है, इसको लेकर हमने अपना टीजर भी जारी किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आज हम ई सिम पर जो सिम एवं मोबाइल फ़ोन आप पे चर्चा करने वाले हैं। सिम और मोबाइल फ़ोन एक ऐसी आवश्यकता हो चुकी है जो हम लगातार अब उपयोग करते हैं। तो सिम लेकर क्या साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, ई सिम क्या है, ई फ्रॉड क्या है, ई सिम से सिक्योरिटी क्या होती है, सिम स्वैपिंग क्या होती है, इससे कैसे फ्रॉड होते हैं, सिम को लेकर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और साथ ही सिम के संबंधित नियम कानून क्या है, ताकि हमें ये जानकारी हो कि ये सिम कार्ड या मोबाइल नंबर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी का मोबाइल नंबर उपयोग करते हैं तो उससे क्या परिणाम निकलेंगे, या कोई हमारा क्या उपयोग करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो इस पर विस्तार पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम समझते हैं कि जो सिम और मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल नंबर है, वो हमारी डिजिटल ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। यदि हम बात करें तो डिजिटल लाइफ में बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट या हमारे जो अन्य ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, उनके लिए सिम कार्ड एक चाबी की तरह काम करता है। यदि आपका मोबाइल नंबर किसी के पास चला जाए या आपकी सिम किसी के पास चली जाए तो वो आपके अकाउंट्स को हैक भी कर सकता है, आपके अकाउंट से राशि भी ट्रांसफर कर सकता है और धोखाधड़ी कर सकता है। साथ ही कई बार ये भी देखा गया है कि कई फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, फ्रॉडियों के द्वारा आपके अकाउंट या आपके नाम पर सिम जारी कराई जाती हैं, और कई सिम जारी कराई जाती हैं, जबकि वो सिम आप उपयोग नहीं करते हो, पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप अलग अलग जगह देते हो, ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, हम लोग कई जगह सबमिट करते हैं, उसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं और आपके नाम पर सिम इशू कराते हैं। तो उनको उपयोग करते हैं फ्रॉड में, और फिर इस वजह से कई बार जो इनोसेंट या ईमानदार लोग होते हैं वो भी साइबर क्राइम में अपराधी बन जाते हैं, जबकि उनका कोई इसमें रोल नहीं होता है। और अलग अलग घटनाएं आप सुनते होंगे, जैसे सिम कार्ड का अभी एक रिसेंटली एक न्यूज मैंने ऑनलाइन देखी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस ने फाइंड किया था और 25,135 सिम, फ्रॉड सिम बंद कराई थी। उस जांच में उन्होंने ये भी पाया था कि लगभग 658 सिम एक ही आधार कार्ड पे चल रही थी। इसी प्रकार भोपाल क्राइम ब्रांच ने भी 1436 फर्जी सिम बंद कराई थी, और एक अन्य मामले में उन्होंने पाया था कि 1200 सिम कार्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर, अब एक व्यक्ति अपने फोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड बनवाता था, उसने एक ही अपने आधार कार्ड पे 1200 सिम जारी करा के रखी थी। तो ऐसे अलग अलग दस्तावेजों का मिसयूज करके फर्जी सिम प्राप्त करने के मामले पुलिस के सामने आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं आपके नाम से कोई ऐसी सिम कार्ड तो नहीं चल रही आपके आधार कार्ड पे जिसकी आपको जानकारी ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आप सर्च करोगे कि आपके नाम पे सिम जारी की गई हैं और भी कितनी सिम आपके नाम पर चल रही हैं। तो ये जानकारी लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सिम कार्ड पे हमारा टाइम पासवर्ड भी आता है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं। सिम कार्ड से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड भी रीसेट हो जाते हैं, हमारे अकाउंट कई बार हैक हो जाते हैं, और उस पर अति संवेदनशील, जिसको हम कह सकते हैं सेंसिटिव, निजी एवं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो जिसके माध्यम से आपके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है, वो भी प्राप्त होती है। इसे कभी भी यदि आपकी सिम बंद हो जाती है तो उसमें ऐसे केस में आपको तुरंत उसकी शिकायत करनी चाहिए, और भी क्या सावधानी लेना चाहिए वो भी आज की हम इसमें चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि किसी की सिम बंद करवा दी, किसी की डुप्लीकेट सिम जारी करवा दी। तो पर अब हमें यहाँ सोचने की बात है कि क्या कोई भी आपकी सिम बंद करवा सकता है? क्या आपके दस्तावेजों पे आपके हस्ताक्षर के बिना, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बिना, टेलीकॉम कंपनी आपके नाम पे सिम, आपकी जो पुराने नंबर की सिम है जो आप उपयोग करते हो उसकी डुप्लीकेट सिम जारी कर सकता है? इसको लेकर क्या नियम कानून है? तो यदि सिम बंद हो जाती है तब क्या करें? यदि आपकी सिम से कोई वित्तीय नुकसान हो जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? इसके अतिरिक्त यदि कोई बिना जानकारी के उपयोग करते हैं आप, तो कितना गंभीर है। मान लीजिए आपके नाम पे सिम आपने किसी को उपयोग करने के लिए दे दी, या आप किसी अन्य व्यक्ति के, आपका भले ही वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड को उपयोग करते हैं तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, और हम कैसे चेक करें कि हमारे नाम पे कितनी सिम चल रही है। ये अलग अलग महत्वपूर्ण विषय हैं हमारे सिम कार्ड और हमारे मोबाइल नंबर को लेके। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है, हम आपको सिम के हर एस्पेक्ट से, लीगल, टेक्निकल, मिसयूज, सिक्योरिटी, या हमें किस तरीके से सिम का उपयोग करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
तो हम सबसे पहले ये समझें, अभी तक कई लोगों के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि सिम को लेकर भी कोई कानून हो सकता है क्या, कोई नियम हो सकता है क्या, या हम इसमें बंधे हुए हैं, या सिम की वजह से अपराध भी हो सकता है क्या। तो मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कि तकनीकी और कानूनी रूप से सिम को क्या पोजीशन या क्या स्टेटस दिया गया है। तो यदि हम बात करें तो आईटी एक्ट में जो आपका मोबाइल फोन है उसको कंप्यूटर की परिभाषा में परिभाषित किया गया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया था, सैयद आसिफुद्दीन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था जिसमें मोबाइल फोन को कंप्यूटर की श्रेणी का दर्जा भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, हालांकि ऑलरेडी एक्ट में परिभाषित था। अब हम बात करें कंप्यूटर रिसोर्सेज की, तो आईटी एक्ट में कंप्यूटर संसाधनों को, कंप्यूटर रिसोर्सेज को परिभाषित किया गया है, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल है, कंप्यूटर संसाधन भी शामिल है, नेटवर्क शामिल है, कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल है, साथ ही साथ में डेटा, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर भी शामिल है। तो आपका जो सिम कार्ड है वो आपके फोन में इंसर्ट होता है, उसमें एक चिप होती है, चिप के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, इंटीग्रेटेड चिप होती है, और वो एज अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क करती है और आपके सेल फोन से कम्युनिकेशन करती है। मतलब वो एक कंप्यूटर रिसोर्स की कैटेगरी में आती है जो आपके फोन को कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क से, जीएसएम नेटवर्क से कनेक्ट करती है। तो अगर हम कानूनी परिभाषा में कहें, तकनीकी रूप से देखें, तो ये कंप्यूटर संसाधन है और इसको आईटी एक्ट में कंप्यूटर रिसोर्सेज की श्रेणी में, कंप्यूटर नेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की श्रेणी में कवर भी किया गया है। अब हम बात करें इसके दूसरे पहलू पे कि हमसे ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सिम कार्ड को या मोबाइल नंबर को एक ऐसा यूनिक नंबर है जो आपके दस्तावेजों के, आपके आधार, आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपके नाम से जुड़ जाता है और आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। कई लोग आपको अपने नंबर से भी जानते हैं और जब उस मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग होती है तो उस मोबाइल नंबर के द्वारा वो आपको पहचान भी सकते हैं। कई ऑनलाइन अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर कर आपका आईडी के रूप में काम करता है, उस पर जो जानकारी मिलती है उससे आप उस अकाउंट को लॉग इन करते हो। मतलब ऑनलाइन दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में आपकी पहचान के रूप में आपका मोबाइल नंबर कार्य करता है। तो आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में एक विशेष प्रावधान है, धारा 66C जिसको कहते हैं आईटी एक्ट की धारा में, जहां पे पहचान चोरी की दंड कहा गया है। यहाँ पे पहचान क्या होगी वो भी परिभाषित किया है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर उसकी पहचान से जुड़ा होता है तथा विशिष्ट अनन्य पहचान विशेषताओं में से एक है। मोबाइल नंबर भी आपकी अद्वितीय पहचान होता है। तो यदि इसको बिना अनुमति, जैसे कि आपका आईडी है, पासवर्ड है, डिजिटल सिग्नेचर है, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी अनन्य पहचान आपकी संख्या है या विशेषता है जिसके थ्रू आपको पहचाना जा सकता है, वो आपकी पहचान है। यदि उसका कोई दुरुपयोग करता है या छल पूर्वक, बेईमानी पूर्वक उपयोग करता है तो वह अपराध कारित करता है, जिसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। तो ये सिम को लेकर कानूनी उसकी जो क्या परिभाषा है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो हमने चर्चा की। इसीलिए हमें कभी भी किसी की अनुमति के बिना उसका मोबाइल फोन और सिम कार्ड को उपयोग नहीं करना चाहिए। ये अपराध हो सकता है, ये पहचान चोरी हो सकता है। तो दोस्तों, सिम कार्ड का और मोबाइल का नंबर का प्रबंधन, सुरक्षित प्रबंधन करना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए। लगभग मैं 2013 से इस टाइप के मैटर्स को देखता हूँ। तो अलग अलग टाइप के नेट बैंकिंग फ्रॉड आए, मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड आते हैं, यूपीआई फ्रॉड्स आते हैं, पर कुछ कॉमन ऐसे फ्रॉड्स आए जो सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट के होते हैं, वो नेट बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जिसमें हमेशा सिम कार्ड का उपयोग होता है। कभी सिम बंद करा दी जाती है, कभी डुप्लीकेट सिम इशू करा ली जाती है। अभी कुछ घटनाएं, कुछ केसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक केस मेरे सामने आया जिसमें फर्जी चेक बनाकर ठगों ने निकाल लिए थे किसान के 96 लाख रुपए। पहले उनके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उसको फ्रॉडस्टर्स के द्वारा बंद करा दिया गया। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या हमारा नंबर कोई ऐसे ही बंद करा देता? कैसे बंद हो जाएगा हमारा नंबर? तो आपको जानकारी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमसे ज्यादा जानकारी क्रिमिनल्स लेते हैं, तभी वो क्राइम कर पाते हैं, तभी वो फ्रॉड कर पाते हैं। हमें भी अवेयर होना पड़ेगा यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मैं स्मार्टफोन यूज नहीं करूंगा, मैं नेट बैंकिंग उपयोग नहीं करूंगा, मैं यूपीआई उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा सोचना हमारा गलत है, क्योंकि आजकल इस डिजिटल दुनिया में सब कुछ आपके नंबर से लिंक है, और आपका नंबर किसी के पास पहुंच जाए तो आपकी नेट बैंकिंग भी चालू कर सकता है, चेक से भी फ्रॉड कर सकता है और अन्य सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है वो। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि सिम बंद करवाकर एक व्यक्ति के अकाउंट से 96 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। तो सिम कैसे बंद कराई गई?
आपको पता होगा कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, टेलीकॉम कंपनीज में ये सुविधा रहती है कि यदि आपकी सिम बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे नंबर से कॉल करके अपनी सिम को बंद करा सकते हो। तो फ्रॉडस्टर्स ने वही कार्य किया, आपके नंबर से दूसरे नंबर से कॉल किया, आपका आधार कार्ड या किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड आप सभी जगह आजकल अवेलेबल है, वो लेकर कस्टमर केयर को उसके नाम से बात की, बिल दिलाया कि मैं वो बोल रहा हूँ, और अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग करके उसकी सिम को बंद करा दिया गया। अब चूंकि इमरजेंसी में सिम बंद हो गई तो जो व्यक्ति था वो बाहर था, वो आउटसाइड ऑफ सिटी था, उनकी सिम बंद हुई, वो सिम को चालू नहीं करा पाए। नेक्स्ट डे भोपाल आते हैं, भोपाल आके अपनी सिम चालू करते हैं, एयरटेल के ऑफिस जाते हैं, और जब वो सिम चालू करने जाते हैं तो कहा जाता है कि आपकी सिम में टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद में उनको नई सिम भी दी जाती है, पर कुछ टाइम के बाद में वही सिम चालू हो जाती है। जब सिम चालू होती है तो वे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट से 96 लाख रुपए 2 चेक के माध्यम से निकल चुके थे। ऐसी स्थिति में फिर वो पुलिस में शिकायत हुई, जांच हुई, लेकिन अंत में जो ओरिजिनल चेक थे वो उनके पास ही थे। यूको बैंक का मामला था ये, ओरिजिनल चेक उनके पास थे जिस चेक नंबर से ट्रांसफर हुआ था। इसलिए बाद में बैंक में लेटर तैयार किया, मैंने उनको काफ़ी असिस्ट किया, इसमें IT एक्ट में नोटिस दिया हमने बैंक को, और यूको बैंक ने उनको 96 लाख रुपीस वापस रिफंड कर दिए। तो सिम अगर आपकी बंद होती है, ऐसा क्यों किया था फ्रॉडस्टर्स ने? क्योंकि जब भी कोई चेक आप इशू करते हो और कोई उसको बैंक में प्रस्तुत करता है, जिस भी व्यक्ति को आप चेक जारी करते हो, तो आप अलर्ट मैसेज में आपको ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ये चेक आपके द्वारा जारी किया गया है, यदि आपने नहीं किया तो इसको स्टॉप कराएं। तो वो अलर्ट मैसेज उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया, इसलिए उसकी सिम बंद करा दी गई। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं एक और अन्य केस आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें एक इंदौर का हॉस्पिटल है, और ये सिम स्विपिंग का मामला जिसको हम कह सकते हैं कि आपके नाम पे दूसरी सिम इशू करा ली जाती है। तो अस्पताल के संचालक की सिम को 2 बार बंद करवाया साइबर क्रिमिनल्स ने, और उनके खाते से 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। ये केस भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस केस में जो फरियादी उनकी सिम बंद होती है संचालक की, वो तुरंत आइडिया कंपनी में कॉल करते हैं कि भाई मेरी सिम जो है वो किसी ने बंद हो गई, क्यों हो गई? तो मालूम चलता कि उनके नाम से किसी ने रिक्वेस्ट प्लेस करी हुई है, और वो रिक्वेस्ट चूंकि प्लेस हुई है तो इसलिए सिम बंद हो गई है, मैसेज आया आपको सिम बंद होने का। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, आप इसको रिक्वेस्ट को कैंसिल करिए, मेरी सिम बंद मत करिए। उसके बावजूद भी सिम बंद हो गई, और नेक्स्ट डे संडे था, तो जब अगले दिन संडे के मंडे को उन्होंने सिम चालू करवाई, तब तक उनके अकाउंट से 20 लाख रुपीस का ट्रांसफर हो चुका था। ये भी NEFT RTGS के माध्यम से हुआ। इसी प्रकार से एक और केस मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये भी एक इंडस्ट्री फर्म का फ्रॉड था। उसमें मैंने देखा कि ये लगभग 1,91 लाख का फ्रॉड हुआ था। ये सबसे बड़ा केस था जो मैंने देखा था, और इसको हमने फाइल भी किया था, और इस केस में फिर बैंक और टेलीकॉम कंपनी को ऑर्डर भी किया कंपनसेशन मुआवजा देने के लिए कंपनी को। पर इस केस में हुआ क्या? इस केस में भी जो फरियादी था उसकी सिम बंद हुई, और आप ये गौर करेंगे कि हमेशा जो सिम है वो सैटरडे को बंद होती है। सैटरडे को सिम बंद होती है इवनिंग में या नाइट में, फिर अगले दिन संडे होता है, फिर आप मंडे को इशू कराते हो। तो सिम बंद हुई, मंडे तक जब वापस सिम चालू कराई तब उनके भी 1,91,000 रुपए जा चुके थे। ऐसे कई मामले मेरे पास आए। तो ऐसी स्थिति में हमें जो आपकी सिम कार्ड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये बंद होती है तो आप इसको लापरवाही में ना लें। एक घटना हुई थी जिसमें कि एक भोपाल का ये मैटर था, जिसमें लगभग 19 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, और उसमें उस व्यक्ति की सिम बंद होती है। उसने देखा मेरी सिम बंद हो गई, पर वो चूंकि ट्रेवल कर रहे थे, इंदौर जा रहे थे भोपाल से, तो उन्होंने बोला कि अपने ऑफिस से किसी को भेजा, पर टेलीकॉम कंपनी आई थिंक BSNL थी उसमें, और उसमें BSNL के कर्मचारी को आरोपी भी बनाया गया था। तो उस मैटर में भी जब सिम बंद हुई तो उन्होंने देखा बंद हो गई, उन्होंने कर्मचारी को भेजा, पर कंपनी ने कहा कि नहीं, हम केवल उसी व्यक्ति को सिम दोबारा जारी करेंगे जिस व्यक्ति के नाम पे सिम है। अच्छी बात है, सिक्योरिटी मेजर था, पर दूसरी तरफ आपने फर्जी सिम भी इशू करके रखी थी। जब वो इंदौर से वापस आए, सिम जारी कराई, तो मालूम चला उनके अकाउंट से 19 लाख रुपए चले गए। तो डिले नहीं करना हमें, जैसे ही हमारी सिम बंद होती है तुरंत टेलीकॉम कंपनी को कॉल करो। यदि वो सिम आपकी अकाउंट में रजिस्टर्ड है तो आपको तुरंत अपने अकाउंट को भी ब्लॉक कराना चाहिए, फ्रीज कराना चाहिए। इसके अलावा और क्या मिसयूज हो सकता है या और क्या घटना हो सकती है सिम को लेकर? तो कभी आपराधिक गतिविधियों में भी सिम का उपयोग हो जाता है।
आपकी सिम से कोई व्यक्ति कॉल कर दे, यदि उसने कुछ गलत कॉल किया हुआ है तो उसमें भी आपकी नाम पर ही चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं। एक आपने मूवी देखी होगी, जेल मूवी थी नील नितिन मुकेश की। उस मूवी में भी जो एक्टर हीरो रहता है उसका दोस्त हमेशा उसके फ़ोन का उपयोग करता है और उससे कुछ अवैध कार्य करता है। बाद में जब पुलिस जांच होती है तो उसका दोस्त, उसमें जो हीरो रहता है, वो अरेस्ट हो जाता है और उसको वर्षों लग जाती है साबित करने के लिए कि मैंने वो कॉल नहीं किए थे। इसलिए अपना फ़ोन भी किसी को उपयोग करने के लिए ना दें। तो यदि हमारी सिम बंद हो जाती है या हमारी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें उसकी रिपोर्टिंग करना चाहिए। कहाँ पे? कस्टमर केयर पे। जिस भी कंपनी के आप सिम उपयोग करते हो, कस्टमर केयर पे उसकी रिपोर्टिंग करें। फिर टेलीकॉम कंपनी की कस्टमर केयर की वेबसाइट पे जाकर भी आप शिकायत कर सकते हो और ऑफिस में जाकर भी शिकायत कर सकते हो। पर आपको शिकायत करना जरूरी है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो सिम आपके वापस नियंत्रण में, कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा आपको तुरंत उसकी शिकायत जो cybercrime.gov.in पोर्टल है भारत सरकार का, और अगर स्टेट की बात करें तो आजकल ऑलमोस्ट सभी राज्यों में ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान आ गया। जैसे एमपी में citizen.mppolice.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत होती है किसी भी थाने में मध्य प्रदेश के। तो यदि आपके मोबाइल नंबर जो बंद हुआ है, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, यदि वो बैंक अकाउंट से लिंक है, सोशल अकाउंट से लिंक है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको अपने अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहिए जिसमें वो रजिस्टर्ड है। इसके लिए आजकल तो मोबाइल ऐप्स भी आ गए हैं जिसके माध्यम से आप एटीएम, डेबिट कार्ड और अन्य सुविधाओं को डीएक्टिवेट कर सकते हो, या आप कस्टमर केयर पे कॉल करके तुरंत डीएक्टिवेट कराएं। और यदि ज़्यादा राशि है तो आप जितनी जल्दी हो सके बैंक में जाके भी खाते, स्पेशली अपने अकाउंट्स को ब्लॉक कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स की जगह हम उस सर्विस को ब्लॉक कर देते हैं और अकाउंट से रुपए निकल जाते हैं। इसलिए अकाउंट को फ्रीज कराना चाहिए। एक केस हुआ था एमपी का है, खरगोन जिले का। उसमें भी डुप्लीकेट सिम इशू की गई थी एक व्यक्ति के नाम पे और उनकी कंपनी से 91 लाख रुपए की चोरी हुई थी, 91 लाख की। पर रात में 8 बजे सिम बंद हुई और उन्होंने इमीडिएटली बैंक जाके, बैंक ओपन थी तो बैंक जाकर अपने खातों को फ्रीज कराया। जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई थी, बेनिफिशियरी अकाउंट, उन खातों को भी बैंक की मदद से फ्रीज करा दिया। तो उनका पूरा कंप्लीट अमाउंट जो था वो वापस आ गया। 40 लाख रुपए एक खाते में फ्रीज रह गए थे, जिसको मैंने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे केस को प्रस्तुत किया और वो 40 लाख रुपीस वहाँ से भी जो फ्रीज था बेनिफिशियरी अकाउंट में फ्रॉडस्टर के, क्रिमिनल के, वो भी रिफंड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा रुपए चला जाएगा। अगर हम प्रोएक्टिवली होके काम करेंगे तो बिल्कुल हमारे जो राशि है वो रुक सकती है, बेनिफिशियरी अकाउंट को भी फ्रीज कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम एक और सावधानी रखनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे सिम ना उपयोग करें और ना ही अपनी सिम किसी को उपयोग करने में। 2 ऐसे मामले मेरे सामने आए थे जिसमें एक कंपनी के मालिक के द्वारा अपने कर्मचारी के नाम पे सिम ले ली गई और उसको वो उपयोग करते थे। जब ये घटना हुई, इसका केस प्रस्तुत किया गया तो टेलीकॉम कंपनी के द्वारा कहा गया कि ये हमारे कस्टमर ही नहीं है, हमारा कस्टमर वो व्यक्ति है जिसके नाम पर सिम है और जो सिम कार्ड है वो अनट्रांसफरेबल है, ये आपके लिए है, आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। इसीलिए ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने भाई के नाम पर सिम उपयोग की जा रही थी। उसमें भी कंपनी ने यही ऑब्जेक्शन ली थी कि आप हमारे कस्टमर नहीं हो, आपके ब्रदर हमारे कस्टमर है, उनके साथ कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए हम आपकी क्षति की पूर्ति नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा आपको अपने ही नाम का सिम कार्ड उपयोग करना चाहिए। आपको ये भी समय समय पर चेक करना चाहिए कि यदि आपके नाम पर कोई और सिम तो उपयोग नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको sanchar-sathi.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, जहां पर आपके आधार नंबर को, मोबाइल नंबर को एंटर करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपके नाम पर और कितनी सिम चल रही हैं। यदि वो अवैध हैं, आपने नहीं इशू कराई है, तो उनको आपको बंद करना चाहिए। इसके अलावा आप जो आधार कार्ड का पोर्टल है uidai.gov.in, उस पर भी आप आधार कार्ड लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पे आपके KYC या बायोमेट्रिक का जो आपका आधार का ऑथेंटिकेशन किया गया, वेरिफिकेशन किया गया, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को चेक करने के लिए हमने एक वीडियो भी तैयार किया हुआ है जिसका टाइटल है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बेस्ड साइबर फ्रॉड, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी। तो इसमें जाकर, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जिसमें जाकर आप चेक कर सकते हो कैसे आपको अपनी हिस्ट्री चेक करना है। अब कि कितने बार आपके आधार कार्ड को किसी ने वेरीफाई कराया है। अगर आपने खुद कराया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर कोई ऐसा वेरिफिकेशन का हिस्ट्री आपको मिलता है जो आपने नहीं कराया है तो उसको आपको तुरंत ब्लॉक कराना चाहिए, सस्पेंड कराना चाहिए। यदि आपके पास एक फ़ोन तो आप ई सिम का उपयोग कर सकते हो और ई सिम का उपयोग करने के लिए आप सामान्य रूप से जो फ़ोन उपयोग करोगे
वो ई सिम सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। इससे आपको कई बार चोरी हुआ फ़ोन ट्रैक करने में सुविधा हो जाती है। तो कभी भी कोई घटना अगर यदि घटित होती है तो मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले आप टेलीकॉम कंपनी को शिकायत करें। टेलीकॉम कंपनी को आईटी एक्ट में इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, इंटरमीडियरी अर्थात सेवा प्रदाता या मध्यस्थ के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए विशेष प्रावधान है। इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जारी हुए थे, जिसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को आपके लिए शिकायत प्लेटफॉर्म बनाना, और यदि आप उसको शिकायत करते हैं तो उसका 15 दिन में निराकरण करने का प्रावधान है। इसलिए कभी भी कोई इस तरीके से सस्पेक्टेड सिम बंद होती है, तुरंत अपनी टेलीकॉम कंपनी को शिकायत करें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इससे संबंधित क्या नियम कानून है, क्या डॉट की गाइडलाइंस कहती हैं, कैसे कोई आपकी सिम बंद करा सकता है, क्या आपके नाम पर कोई सिम ले लेगा और टेलीकॉम कंपनी जारी भी कर देगी। यदि ऐसा होता है, जो घटनाएं अभी हमने सुनी, जो हमने केसेस देखे, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और इसको लेकर उन कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट जो है वो हमेशा गाइडलाइंस जारी करता है। तो ज़्यादातर मामले देखे गए हैं कि या तो आपकी कोई सिम बंद करवाता है या फिर आपके नाम पर डुप्लीकेट सिम जारी कराता है। तो इसको लेकर इशुएंस ऑफ न्यू सिम कार्ड इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन या रिप्लेसमेंट या सिम स्विपिंग, इसको हम कहते हैं, जिसमें आप दूसरी सिम जारी कराते हो, पोर्ट कराते हो, वहां पर ये नियम लागू होते हैं। अब इसको लेकर लेकिन कहा गया है, जो गाइडलाइंस हैं उसके मुख्य बिंदु में आपसे चर्चा करूंगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी टेलीकॉम कंपनी है, ओरिजिनल सिम को बंद करने से पहले और नई सिम, अर्थात जिसको हम डुप्लीकेट सिम करेंगे, तो नई सिम को एक्टिवेट करने से पहले, जारी करने से पहले उन्हें जो कस्टमर है उससे कंफर्म करना आवश्यक है। उससे कंफर्म करना ये आवश्यक है। वो कॉल करके पूछेंगे, मैसेज करके कि भाई आपकी सिम बंद होने का या खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है। तो यदि उस पर कॉल जा रहा है और आप कंफर्म करते हो कि मैंने रिक्वेस्ट जारी नहीं करी है, तो बिल्कुल आपके फेवर में वो होगा, वो सिम आपकी बंद नहीं कर सकते। मतलब सिम को बंद करने से पहले और नई सिम एक्टिवेट करने से पहले कस्टमर की अनुमति लेना और कस्टमर से कंफर्म करना जरूरी है टेलीकॉम कंपनी के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 24 घंटे तक एसएमएस सर्विस बंद रहती है जब भी आप कोई सिम पोर्ट कराते हो, डुप्लीकेट सिम जारी कराते हो। ऐसे कई मामले मेरे पास आए, जिसमें एक इंदौर का मामला था। मैंने भोपाल एमपी में ही जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के यहाँ प्रस्तुत किया था और उनके फेवर में ऑर्डर भी आया था, जिसमें 24 घंटे से पहले ही कंपनी के द्वारा एसएमएस सर्विस चालू कर दी और उसी बीच में ट्रांजैक्शन हुए। ट्रांजैक्शन में एसएमएस पे ओटीपी गया, एसएमएस सर्विस उपयोग हुई। तो हमने ग्राउंड लिया कि यदि टेलीकॉम कंपनी सिम पे एसएमएस सर्विस 24 घंटे में चालू नहीं करती तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं होते। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 124 घंटे तक जब भी आपकी सिम नई एक्टिवेट होती है, पोर्ट या रिप्लेस कराने के बाद, उस पे 24 घंटे तक सिम सर्विस जो है वो बंद रहेगी। फिर यदि हम बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या कानून है, तो इसमें यह भी है कि जब भी आपकी नई सिम जारी होती है तो कंप्लीट वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। ये भी टेलीकॉम कंपनी को आवश्यक है कि वो जो आपका पुराना रिकॉर्ड है, पुराना जो रिकॉर्ड है आपका, पहले चूंकि आप उसके एग्जिस्टिंग यूजर हो, तो जो नया केवाईसी होगा तो नए डॉक्यूमेंट्स को जो भी सबमिट करोगे वो पुराने डॉक्यूमेंट से मैच भी करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लापरवाही से आपकी सिम इशू कोई कर देता है या आपकी कंफर्मेशन के बिना आपकी सिम को बंद कर देता है, मैं शिकायत करी, आपके नाम से कोई फर्जी व्यक्ति शिकायत करता कि मेरी सिम बंद कर दीजिए, मेरी सिम गुम गई, तो टेलीकॉम कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो आपको कॉल करे, आपसे कॉल करके पूछे कि आपकी सिम बंद है भी कि नहीं है। बिना चेक किए ही अगर उसने सिम बंद कर दी तो यहां से फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए टेलीकॉम कंपनी की जिम्मेदारियां इन गाइडलाइंस में बिल्कुल इसमें परिभाषित की गई हैं ट्राई के द्वारा। अब हम बात करते हैं ई केवाईसी की प्रक्रिया। तो ई केवाईसी की प्रक्रिया के माध्यम आजकल उपयोग होता है। ई केवाईसी में भी सिम कार्ड के मामले में ग्राहक का बायोमेट्रिक जो आपका है, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो चुका है, जिससे डुप्लीकेट जो सिम इशू होती हैं वो ना हो और इस तरीके के फ्रॉड रुक जाएं। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसमें रिकवरी हो सकती है। यदि किसी तरह ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी और उसको लेकर आपको कहाँ केस फाइल करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए अलग अलग प्रोविजन है, आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन इसमें जो इस विशेष प्रावधान कंप्यूटर को लेकर, आईटी को लेकर, कम्युनिकेशन नेटवर्क को लेकर हैं, वो आईटी एक्ट में है। आईटी एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय, जिसको हम कह सकते हैं न्याय निर्णायक अधिकारी का कोर्ट, सिविल कोर्ट कह सकते हैं साइबर का, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोर्ट भी कहा जाता है, जिसमें हैकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, फ्रॉड, अनाधिकृत ट्रांजैक्शन एवं डेटा सुरक्षा से संबंधित मामले प्रस्तुत किए जाते हैं।
इसमें आप जो है जैसे हैकिंग का अगर हम बात करें तो आपका जो सिम कार्ड है उसका अधिकृत उपयोगकर्ता जो भी होगा उसकी अनुमति के बिना उस सिम कार्ड का उपयोग करना, या जो अधिकृत उपयोग करता है उसको उपयोग करने से रोकना, या इन कार्यों में किसी की सहायता कोई करता है। जैसे मान लीजिए किसी की सिम बंद कर दी टेलीकॉम कंपनी ने, किसके कहने पे, किसी फ्रॉडस्टर के कहने पे, तो आपने अनजाने में ही सही पर उस फ्रॉडस्टर की सहायता करी सिम को बंद करने में, और उस वजह से जो SMS अलर्ट थे उस व्यक्ति को रिसीव नहीं होते हैं जिस व्यक्ति की वो सिम होती है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि सिम अगर आपको कोई बंद करता है तो वो भी जिम्मेदारी बनती है। इसी प्रकार उस टेलीकॉम कंपनी की ये भी जिम्मेदारी है जिसको हम कह सकते हैं धारा 43A 43A IT एक्ट में है, जिसके अंतर्गत जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग बैंकिंग से संबंधित मोबाइल नंबर पर रिसीव होती है उसकी सुरक्षा करना भी उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। यदि उसको सुरक्षित रखने में वो असफल होते हैं, लापरवाही करते हैं, या जो सुरक्षा उपाय जो गाइडलाइंस उनके लिए बनाए गए उनका पालन नहीं करते हैं और इन कारणों से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भी वो कंपनियां जिम्मेदार होती हैं। तो अलग अलग केसेस बहुत सारे मेरे सामने आए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट केसेस में टेलीकॉम कंपनी को 50% जो भी लॉस हुआ है उसमें रिकवरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो इस सभी लगभग सभी मामलों में डुप्लीकेट, किसी मामले में डुप्लीकेट सिम जारी की गई थी, किसी में डुप्लीकेट सिम बंद की गई थी। तो अब हम कुछ केस स्टडी समझेंगे जिसमें कि अलग अलग बैंकिंग फ्रॉड्स हुए हैं और उसमें सिम या तो टेलीकॉम कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेजों की जारी की गई, या कस्टमर की अनुमति के बिना उसकी डुप्लीकेट जारी की गई, या कस्टमर की जानकारी या अनुमति के बिना सिम कार्ड को बंद किया गया। ऐसे कई मामले जो मैंने प्रस्तुत किए हैं। उसमें एक मामला ऐसा था, प्रहलाद अभिकरण वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा का था। इस केस में जो कंपनी थी उनका लगभग 91 लाख रुपए नेट बैंकिंग में गया था, जिसमें टेलीकॉम कंपनी के द्वारा सिम जारी की गई फर्जी दस्तावेजों पर, और इसमें माननीय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश के द्वारा सिम टेलीकॉम कंपनी और बैंक को कंपनसेट करने का ऑर्डर दिया। लेकिन इस केस में खास बात ये थी कि जो खाता धारक था, जो पीड़ित था, उसके द्वारा तुरंत जैसे ही उसकी सिम बंद हुई रात्रि 8 बजे उसने तुरंत अपने खाते को ब्लॉक कराया। अकाउंट से राशि ट्रांसफर हुई जिन खातों में वो बेनिफिशियरी अकाउंट फ्रीज कराए तो उनको राशि वापस मिली। लगभग 40 लाख रुपए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के यहाँ केस फाइल करने के बाद में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर किया और वो राशि जो फ्रीज थी दूसरे खातों में वो भी उनको मिल गई। तो लगभग 91 लाख रुपए की राशि उसने स्वयं रिकवर की। बाकी के लिए कोर्ट ने कंपनसेशन जो क्षतिपूर्ति के लिए टेलीकॉम कंपनी को जवाबदार किया। इसी प्रकार एक अन्य मामले में महावीर पैकेजिंग वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा के मामले में 2,92,000 का लॉस हुआ, लेकिन ये रात्रि को 1:30 बजे ट्रांजेक्शन हुए, सिम भी रात्रि के 8 बजे बंद हुई। तो इसमें भी जो SMS इनकमिंग सर्विस थी वो टेलीकॉम कंपनी के द्वारा तुरंत जारी कर दी गई, BSNL के द्वारा तुरंत चालू कर दी गई, जिस वजह से कस्टमर को लॉस हुआ। तो इसमें भी टेलीकॉम कंपनी को आधा भुगतान करने के लिए 50% कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया। एक अन्य मामले में हिलमन टैक्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी थी, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया में उनका अकाउंट था। 19 लाख रुपए की राशि इनके खाते से ट्रांसफर हुआ नेट बैंकिंग से। इसमें भी सिम कार्ड, डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी की गई फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे, और इस केस में भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश के द्वारा 50% नुकसान की राशि विद ब्याज पिटीशनर को देने के लिए आदेश किया गया। इसमें भी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा SMS सर्विस 24 घंटे से पहले चालू कर दी गई, इसीलिए बेनिफिशियरी खाते ऐड करने में सफल रहा फ्रॉडस्टर और राशि ट्रांसफर करने में भी सफल रहा। अभी तक जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मामला आया वो एक महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की कंपनी थी विरुद्ध बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि टेलीकॉम कंपनी के द्वारा डुप्लीकेट सिम फर्जी डॉक्यूमेंट पे जारी किया गया, और इस केस में 1,92,00,000 रुपए नेट बैंकिंग से ट्रांसफर हुए, जिसमें 87 लाख चूंकि पिटीशनर के द्वारा जल्दी शिकायत की गई, बेनिफिशियरी खातों में फ्रीज हो गया, फ्रॉडस्टर निकाल नहीं पाए, तो वो कोर्ट से उनको वापस हो गए, और बाकी जो रिमेनिंग राशि थी उसके लिए जो नुकसान बचा था माननीय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने 50% टेलीकॉम कंपनी और बैंक को ऑर्डर करने का आदेश दिया। अभी तत्काल कुछ समय पहले 13 दिसंबर 2023 को एक नया आदेश एक मामले में आया माननीय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश का, गोकुलदास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध इंडसइंड बैंक एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जिसमें टेलीकॉम कंपनी के द्वारा बिना जानकारी के आवेदक को की सिम को बंद कर दिया गया, डीएक्टिवेट कर दिया गया, और जब उसको पुनः आवेदक के द्वारा एक्टिवेट कराया गया तो इस बीच में लगभग 20 लाख रुपए उनके खाते से राशि का ट्रांजेक्शन हुआ।
इस केस में भी माननीय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने नुकसान की राशि 20 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट के सहित वापस कंपनसेशन कस्टमर को देने के लिए आदेश दिया। तो इस प्रकार मामलों में जो जहाँ पे भी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा लापरवाही की जाती है आपकी सिम को लेकर, तो ज़रूर ऐसे मामले आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो न्यायालय है वो हर स्टेट में होता है। जो स्टेट के IT सेक्रेटरी होते हैं वो सामान्य रूप से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहते हैं। वहाँ पे सामान्य रूप से आप अपनी शिकायत या अपना केस फाइल करा सकते हैं। तो एक केस भोपाल का था, जिसमें कि एक भोपाल में केस हुआ था। फॉरेस्ट कंपनी थी जिसमें जो वुडन का आई थिंक काम करती थी, उसमें ठगी की रकम के साथ कोर्ट फीस व 4 साल के बाद ब्याज सहित कंपनी को 91 लाख रुपए वापस करने के लिए ऑर्डर किया गया था, जिसमें 50% टेलीकॉम कंपनी को ऑर्डर किया गया था कि वो पे करेंगे। इसमें भी डुप्लीकेट सिम इशू की गई थी। इसके साथ ही जो और भी कुछ केस हुए, जैसे एक केस इंदौर का आया था जिसमें 1,91 लाख का फ्रॉड हुआ था। उसमें भी 50% जो ऑर्डर किया गया था कोर्ट के द्वारा कि 50% जो रिकवरी है वो टेलीकॉम कंपनी से की जाएगी। इसके अलावा एक अन्य केस में जब कंपनी ने पेमेंट भुगतान नहीं किया तो कोर्ट के द्वारा उस टेलीकॉम कंपनी की संपत्ति को जब्त करके भी रिकवरी करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। ये पहला ऑर्डर था। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो डुप्लीकेट सिम के माध्यम से नेट बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं और बहुत बड़े अमाउंट फ्रॉड हुए हैं, जिसमें टेलीकॉम कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। तो यदि कभी भी आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटती है तो आपको सबसे पहले तो अपनी सिम बंद हुई है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत करें, अकाउंट फ्रीज कराएं। फिर भी यदि आपको नुकसान होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि यदि कोई आपके खाते में अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो जाता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके अलावा IT एक्ट में भी विशेष प्रावधान है। यदि कोई सिम से आपको नेटवर्क सर्विस आपके लिए बंद करता है, आपके अकाउंट को अनऑथराइज एक्सेस करता है, या आपका जो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस पे कंप्यूटर रिसोर्सेज से प्राप्त होती है उसको सुरक्षित रखने में वो संस्थाएं फेल हो जाती हैं, तो बिल्कुल उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमेशा आपकी सिम का सुरक्षित प्रबंधन करें, किसी को कोई जानकारी शेयर न करें और किसी के भी कहने पे अपने फ़ोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल कभी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।